हेलो मैम, आज की क्लास और इस डीप डाइव के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे पास ना सारी स्लाइड्स ओपन है और पढ़ने के लिए पूरा एंथुजियाज्म है। वेरी गुड। क्लास की शुरुआत करते हुए मैं तो इस सफ़र में हम बेसिक बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे और आखिर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पूरा सफ़र तय करेंगे। समझ गया, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ग्रेट। चलो, सबसे पहली स्लाइड देखते हैं जो बायोलॉजी के परिचय पर है। जी मैम। देखो, इस स्लाइड पर ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास का 3D विजुअल दिख रहा है और उसके अंदर ध्यान से देखो तो एक पत्ता यानी लीफ और डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो जीवन के अध्ययन को दर्शाता है। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग विजुअल है। हाँ, अब इसके कंटेंट पर आते हैं। बायोलॉजी में समस्त सजीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन होता है। ये शब्द असल में 2 ग्रीक शब्दों से बना है, बायोस जिसका मतलब है जीवन और लोगोस जिसका मतलब है अध्ययन। राइट। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1902 में लमार्क और ट्रेविरानस ने किया था। मैम, एक डाउट है मुझे यहाँ पर। क्या हम इसमें निर्जीव मतलब नॉन लिविंग चीजों का अध्ययन बिल्कुल नहीं करते? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। स्लाइड के हिसाब से स्ट्रिक्टली इसमें सिर्फ और सिर्फ सजीवों का ही अध्ययन होता है। ओके मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, एग्जाम में ध्यान रखना है कि इस शाखा में हम केवल जीवित जीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं, निर्जीव चीजों का नहीं। ये एग्जैक्ट पॉइंट पूछते हैं। अच्छा, गॉट इट। अब इस स्लाइड के एमसीक्यूज देखते हैं। पहला पढ़ो। जी। Q1, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है बी, अरस्तु यानी एरिस्टोटल। सही। और दूसरा सवाल? Q2, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर है सी, लमार्क तथा ट्रिविरानस। बिल्कुल ठीक। अब सजीवों की बात हुई है तो चलो अगली स्लाइड देखते हैं जहां सजीवों के मुख्य लक्षण बताए गए हैं। जी मैम, मैंने स्लाइड चेंज कर ली है। गुड। यहाँ विजुअल ध्यान से देखो। एक साइकिल या चक्र जैसा विजुअल है जिसमें 6 मुख्य जैविक प्रक्रिया हैं यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एक लूप में दिखाई गई हैं। हाँ, लूप जैसा बना हुआ है। मैं इन प्रोसेसेस को लिस्ट करती हूँ। ये है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, वृद्धि यानी ग्रोथ, पोषण यानी न्यूट्रिशन, पाचन यानी डाइजेशन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन और आखिर में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। राइट। इसमें उदाहरण के रूप में कॉकरोच को सजीव और मेज को निर्जीव दिखाकर कंपैरिजन दिया गया है। मैम, मेरा एक डाउट है यहाँ। इस लिस्ट में से सबसे मेन लक्षण कौन से हैं जो मेज में बिल्कुल नहीं होते? बहुत बढ़िया सवाल। स्लाइड के अनुसार श्वासन और वृद्धि ये दोनों सबसे मेन हैं। अच्छा, और मैम इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए याद रखना है कि वृद्धि और श्वासन सबसे प्रमुख और आधारभूत पहचान है जो निर्जीवों जैसे मेज में बिल्कुल नहीं होती। ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना। जी मैम, मैं एमसीक्यूज पढ़ता हूँ। Q1, इनमें से सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है। आंसर है सी, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। सही जवाब। और नेक्स्ट? Q2, क्या कॉकरोच एक सजीव प्राणी है? आंसर है ए, हाँ। बिल्कुल। कॉकरोच तो सजीव है, पर पौधों का क्या? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी मैम, ये थर्ड स्लाइड ओपन हो गई। यहाँ विजुअल में देखो, एक गमले में लगे एक पौधे का चित्र है और उसमें एरोस के जरिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और उत्सर्जन दिखाया गया है। हाँ, रेड और ग्रीन एरोज बने। इस स्लाइड का मुख्य उद्देश्य ये क्लियर करना है कि हाँ, पौधे पूरी तरह सजीव हैं। इनमें पोषण फोटोसिंथेसिस से होता है, उत्सर्जन पत्तियों, छालों, फलों या बीजों के माध्यम से होता है। अच्छा और इनमें प्रजनन फूलों या बीजों से होता है। मैम, एक डाउट आ रहा है मुझे। पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट कैसे बाहर निकालते हैं? उनके पास तो कोई सिस्टम नहीं होता ना। स्लाइड में क्लियरली दिया है, वो अपना उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों, छालों, फलों या बीजों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। गॉट इट। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या ट्रिकी पॉइंट है? एग्जाम अलर्ट में ये ट्रिकी पॉइंट है कि पौधों में इंसानों की तरह कोई विशेष उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। ये एग्जाम्स में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। ये सच में कंफ्यूजिंग हो सकता था। अब मैं एमसीक्यूज देखता हूँ। Q1, पौधों में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण। राइट। Q2, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किसके माध्यम से बाहर निकालते हैं? आंसर है बी,
पत्तियां, छाल और बीज। एक्सीलेंट। सजीव और पौधों को समझने के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं का वर्णन है। जी मैम, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाली स्लाइड आ गई। इस विजुअल को ध्यान से देखो। यहाँ जीव विज्ञान दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ शेर यानी लायन का आइकन है जो जंतु विज्ञान को दर्शाता है, राइट। और दूसरी तरफ पेड़ यानी ट्री का आइकन है जो वनस्पति विज्ञान दर्शाता है। अच्छा, शेर और पेड़, समझ गया। कंटेंट समझते हैं। जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं, इसके जनक अरस्तु हैं और उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमलियम है। वही वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं और उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम है। मैम, मेरा एक बेसिक डाउट है यहाँ। अरस्तु एग्जैक्टली किस शाखा के जनक हैं? स्लाइड के हिसाब से अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। ओके मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? एग्जाम के लिए ही याद रखना जरूरी है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान के साथ साथ संपूर्ण जीव विज्ञान यानी पूरी बायोलॉजी का भी जनक माना जाता है। अच्छा, मतलब ही इज द फादर ऑफ बोथ। एमसीक्यूज पढ़ता हूँ। Q1, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आंसर है सी, अरस्तु। ठीक है। Q2, थियोफ्रास्टस की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? आंसर है बी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। वेरी गुड। हमने ब्रांच तो देख ली, अब देखते हैं इन सजीवों का निर्माण कैसे होता है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी मैम, स्लाइड नंबर 5। यहाँ इस विजुअल को देखो। इस पर एक सीढ़ी यानी स्टेयरकेस जैसा फ्लो चार्ट बना हुआ है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। हाँ, 5 स्टेप्स दिख रहे हैं इसमें। राइट। कोशिका से उठकर ये जाता है उतक, फिर अंग, उसके बाद अंग तंत्र और आखिर में जीव। ओके, कोशिका से जीव तक। कंटेंट बताती हूँ। कोशिका यानी सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। इसके जनक रॉबर्ट हुक हैं और कोशिकाओं का समूह मिलकर ही उतक यानी टिश्यू बनाता है। मैम, एक डाउट है, उतक यानी टिश्यू एग्जैक्टली कैसे बनता है? स्लाइड में साफ लिखा है कि कोशिकाओं का समूह मिलकर ही उतक बनाता है। समझ गया। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, एग्जाम के नजरिए से शरीर निर्माण का ये सटीक क्रम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये एसएससी एग्जाम्स में सीधे अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। इस सीक्वेंस को याद रखना जरूर। अब एमसीक्यूज। Q1, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आंसर है सी, कोशिका। बिल्कुल। Q2, कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ए, साइटोलॉजी यानी कोशिका। सही जवाब। जीव तो बन गया, अब इतने सारे जीवों को पढ़ने के लिए उन्हें बांटना पड़ेगा ना। चलो अगली स्लाइड पर टैक्सोनॉमी को देखते हैं। जी मैम, स्लाइड ओपन है। इस विजुअल में 3 आइकन्स हैं, ध्यान से देखो। पहला एक आंख है जो आइडेंटिफिकेशन दर्शाता है, फिर एक फोल्डर है जो क्लासिफिकेशन के लिए है, और आखिर में एक टैग है जो नॉमेनक्लेचर को दर्शाता है। आंख, फोल्डर, टैग, गॉट इट। अब इसका मीनिंग समझो। टैक्सॉन मतलब समूह और नॉमी मतलब नाम रखना। इसके 3 कोर स्टेप्स होते हैं। पहचान, जिसमें नए जीव को पहचानना होता है, फिर वर्गीकरण, उसको सही समूह में रखना, और तीसरा नामकरण, यानी उसे वैज्ञानिक नाम देना। मैम, मेरा डाउट है, टैक्सोनॉमी का तीसरा चरण क्या है? स्लाइड के अनुसार तीसरा चरण नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर है। ओके मैम, इस एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है इस बार? एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन आती है। जीवों को व्यवस्थित करने का विज्ञान ही टैक्सोनॉमी है। ये डेफिनेशन एग्जाम्स में हूबहू पूछी जाती है, एग्जैक्ट ऐसे ही। हूबहू, तब तो इसको याद ही कर लूंगा। एमसीक्यूज देखते हैं। Q1, जीवों को बांटने की शाखा क्या कहलाती है? आंसर है बी, टैक्सोनॉमी। राइट। Q2, टैक्सोनॉमी का सबसे पहला चरण कौन सा है? आंसर है बी, पहचान। वेरी गुड। वर्गीकरण की शुरुआत आखिर कैसे हुई? चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी मैम। स्लाइड 7 खुल गई है। यहाँ विजुअल में कैरलस लिनियस का एक स्केच है और उनके साथ उनकी किताब सिस्टेमा नेचुरे का चित्र भी बना हुआ है। हाँ, पुरानी सी किताब दिख रही है। कॉन्सेप्ट देखो, कैरलस लिनियस इसके जनक है, जिन्हें वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उन्होंने जीवों को 2 जगत में बांटा। राइट। पहला पादप यानी प्लांटाई
और दूसरा जंतु यानी एनिमेलिया। मैम, एक छोटा डाउट है, इनकी इस प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? स्लाइड में क्लियरली लिखा है, इनकी किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। ओके, सिस्टेमा नेचुरे। मैम, इस एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या फोकस करना है? यहाँ हाईलाइट करना है कि लिनियस का ये द्विजगत यानी टू किंगडम वर्गीकरण जीवों को व्यवस्थित करने का सबसे प्रारंभिक और सरल प्रयास था। प्रारंभिक अटेम्प्ट। अर्लीस्ट अटेम्प्ट। समझ गया। इसके MCQs पढ़ता हूँ। Q1, सिस्टेमा नेचुरे के लेखक कौन है? आंसर है C, कैरोलस लिनियस। ठीक है। Q2, द्विजगत पद्धति यानी टू किंगडम सिस्टम किसने दी थी? आंसर है A, कैरोलस लिनियस। सही। दो जगत के बाद विकास हुआ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां तीन जगत वर्गीकरण है। जी मैम। इस विजुअल को ध्यान से देखो। यहाँ एक वेन डायग्राम है जिसमें प्लांटे और एनिमेलिया के साथ एक नया सर्कल प्रोटिस्टा जुड़ा हुआ है। इस पर न्यू एडिशन पॉइंट किया गया है। हाँ, रेड मार्क से न्यू एडिशन लिखा है वहाँ। राइट। अब कंटेंट देखते हैं। इसके जनक अर्नस्ट हैकेल हैं। उन्होंने लिनियस के सिस्टम में एक नया जगत जोड़ा जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा। इस नए जगत में सूक्ष्म जीवों को रखा गया, जैसे कि अमीबा और प्लाज्मोडियम। मैम, डाउट है यहाँ, हैकेल ने नया कौन सा जगत जोड़ा था? अर्नस्ट हैकेल ने जो नया जगत जोड़ा था वो है प्रोटिस्टा। ओके मैम, इस बार क्रूशल एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिया है, इसमें क्या खास है? ये वार्निंग है एग्जाम के लिए। हैकेल ने प्रोटिस्टा को जोड़ा था, लेकिन उन्होंने मोनेरा को इसमें शामिल नहीं किया था। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो एग्जाम में पूछते हैं। ओ, मतलब मुनेरा भी नहीं आया पिक्चर में। MCQs पढ़ता हूँ। Q1, तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया? आंसर है B, अर्नस्ट हैकेल। राइट। Q2, हैकेल ने अपने तीन जगत वर्गीकरण में किसे सम्मिलित नहीं किया था? आंसर है D, मुनेरा। वेरी गुड। 3 के बाद आखिर में सबसे मॉडर्न सिस्टम आया। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी मैम, स्लाइड चेंज कर ली है। इस विजुअल में एक स्टार जैसी आकृति है और उस स्टार की 5 ब्रांचेस हैं: मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। हाँ, स्टार शेप काफी क्लियर दिख रहा है। कंटेंट समझते हैं। ये सबसे आधुनिक और सर्वमान्य वर्गीकरण है। इसके जनक हैं R.H. विट्टेकर। उन्होंने मुनेरा और कवक यानी फंगी को नया जगत बनाकर इस 5 जगत सिस्टम को पूरा किया। बस मैम, डाउट, इस 5 जगत सिस्टम के जनक कौन है? स्लाइड में पढ़ो, इसके जनक R.H. विट्टेकर हैं। ओके, R.H. विट्टेकर। मैम, इस एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या ध्यान रखना है हमें? इसमें ध्यान रखना है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया कोई अलग जगत नहीं है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत ही आते हैं। बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं। ये जरूर याद रखूंगा। MCQs देखते हैं। Q1, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आंसर है C, R.H. विट्टेकर। सही। Q2, इनमें से कौन सा 5 जगत वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? आंसर है B, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ठीक है। इन जगत को समझने के लिए कोशिका का प्रकार समझना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी मैम, टाइप्स ऑफ सेल्स वाली स्लाइड ओपन है। देखो, इस स्लाइड पर 2 सर्कल्स बने हैं जो सेल्स को दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ उलझे हुए धागे दिख रहे हैं, नो न्यूक्लियस। हाँ, वहां बस थ्रेड्स हैं। और यूकैरियोटिक में ध्यान से देखो तो एक स्पष्ट गोला यानी ट्रू न्यूक्लियस दिख रहा है। राइट, वो काफी क्लियर है। कंटेंट में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, जैसे मोनेरा। अच्छा। और यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका है जिसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है, जैसे पौधे, जंतु और मनुष्य। मैम, मेरा यहाँ एक डाउट है, मनुष्य में कैसी कोशिका होती है? स्लाइड से देखकर बताती हूँ। मनुष्य में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक, गॉट इट। मैम, इस एग्जाम अलर्ट बॉक्स में निमोनिक ट्रिक क्या है? ये ट्रिक बहुत काम आएगी। शब्दों को तोड़ना है। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव यानी पुराना या अविकसित, और यू का मतलब है ट्रू यानी सच्चा या विकसित। इससे एग्जाम में आइडेंटिफाई करना आसान होता है। ये ट्रिक सच में काफी आसान कर देगी चीजों को। MCQs देखते हैं। Q1, प्रोकैरियोटिक कोशिका की मुख्य पहचान क्या है? आंसर है B, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति। सही जवाब। Q2, मनुष्य में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? आंसर है B,
यूकैरियोटिक। बिल्कुल। अब हम पांचों जगत को एक एक करके देखेंगे। चलो सबसे पहले अगली स्लाइड पर मोनेरा को देखते हैं। जी मैम। स्लाइड नंबर 11। इस विजुअल में देखो, एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना है। उस बैक्टीरिया के बाल, जिन्हें फ्लैजेला कहते हैं, और उसके अंदर उलझा हुआ डीएनए दिख रहा है। हाँ, वो प्रोकैरियोटिक वाला उलझा डीएनए। एग्जैक्टली। इसकी विशेषताएं हैं कि ये प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, सियानोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। मैम डाउट है यहाँ, सियानोबैक्टीरिया किस जगत का उदाहरण है? स्लाइड के अनुसार सियानोबैक्टीरिया मोनेरा जगत का ही उदाहरण है। ओके मैम, इस रेड बॉक्स में क्या याद रखना है? आंसर है बी, मोनेरा। ठीक है। Q2, मोनेरा जगत की कोशिका कैसी होती है? आंसर है बी, प्रोकैरियोटिक। सही। मोनेरा के बाद चलो अब अगली स्लाइड पर प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ते हैं। जी मैम, प्रोटिस्टा स्लाइड खुल गई है। यहाँ दो डायग्राम्स दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। एक रैंडम शेप वाला अमीबा है और दूसरा एक पतला लंबा यूग्लिना है जिसमें एक डॉट बना हुआ है। रैंडम और पतला लंबा शेप। इनकी विशेषताएं हैं कि ये यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। ये मुख्यतः जल में यानी एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। उदाहरण है अमीबा, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना। मैम एक डाउट है, प्रोटिस्टा की कोशिका कैसी होती है? स्लाइड के हिसाब से प्रोटिस्टा की कोशिका यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय होती है। ओके मैम, इस बार फेवरेट क्वेश्चन अलर्ट है, इसमें क्या है? ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है। यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये दिन में पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है और रात में जंतुओं की तरह व्यवहार करता है। वाह, बोथ प्लांट एंड एनिमल बिहेवियर, अमेजिंग। एमसीक्यूज देखता हूँ। Q1, अमीबा किस जगत का प्राणी है? आंसर है बी, प्रोटिस्टा। सही। Q2, पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी कौन है? आंसर है सी, यूग्लिना। वेरी गुड। अब तीसरे जगत की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगली स्लाइड पर कवक यानी फंगी जगत को देखते हैं। जी मैम, ये स्लाइड आ गई। विजुअल डिस्क्राइब करती हूँ, ध्यान से देखना। एक कटे हुए लकड़ी के लॉग पर मशरूम उगे हुए दिख रहे हैं इसमें। हाँ, मशरूम्स दिख रहे हैं, क्लियर। इसकी प्रॉपर्टीज देखो, ये विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इन्हें मृतोपजीवी यानी सैप्रोफिट्स कहा जाता है क्योंकि ये सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण है मशरूम, यीस्ट और पेनिसिलियम। मैम डाउट है यहाँ पर, इन्हें मृतोपजीवी क्यों कहते हैं? स्लाइड में पढ़ो। इन्हें मृतोपजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। अच्छा मैम, इस मिसकंसेप्शन अलर्ट में क्या गलती होती है आमतौर पर? मिसकंसेप्शन ये है कि लोग मशरूम को पौधा मान लेते हैं। मशरूम कोई पौधा नहीं है, बल्कि ये कवक जगत का सदस्य है। परीक्षार्थी अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। ये तो सच में कॉमन मिस्टेक है। एमसीक्यूज देखते हैं। Q1, मशरूम किस जगत का सदस्य है? आंसर है बी, कवक। राइट। Q2, कवक को मृतोपजीवी क्यों कहा जाता है? आंसर है बी, सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन लेते हैं। बिल्कुल सही। अब आखिरी दो जगत बचे हैं। चलो अगली स्लाइड पर पादप और जंतु जगत को साथ में देखते हैं। जी मैम। स्लाइड नंबर 14। इस स्लाइड पर एक सुंदर विजुअल है जिसमें एक पेड़ जो प्लांटाए दिखाता है और दूसरी तरफ इंसान और पक्षी का प्रोफाइल है जो एनिमेलिया को दिखाया गया है। हाँ, ट्री और फीस का प्रोफाइल है। इनका ब्रेकडाउन देखते हैं। पादप जगत बहुकोशिकीय होते हैं और उत्पादक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस से खुद खाना बनाते हैं। इसके उदाहरण है पुष्प और बीज वाले सभी पौधे। राइट। और जंतु जगत सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल, विषमपोषी और बहुकोशिकीय होते हैं। इनके उदाहरण हैं हाइड्रा, जेलीफिश, रेप्टाइल्स और मैमल्स। मैम मेरा एक डाउट है, उत्पादक कौन से जगत में आते हैं? स्लाइड के अनुसार उत्पादक पादप जगत में आते हैं। ओके मैम, इस एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? वर्गीकरण के अनुसार एग्जाम में ध्यान रखना कि हम इंसान पूरी तरह से जंतु जगत यानी एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ह्यूमंस आर एनिमल्स, समझ गया। एमसीक्यूज। Q1, पुष्प और बीज वाले पौधे किस जगत के अंग हैं? आंसर है बी, पादप। ठीक है। Q2, स्तनधारी जीव और इंसान किस जगत में आते हैं? आंसर है बी, जंतु जगत। परफेक्ट। हमने पांचों जगत पढ़ लिए हैं।
अब इस क्लास के आखिर में चलो अगली स्लाइड पर मास्टर टेबल से क्विक रिवीजन करते हैं। जी मैम, लास्ट स्लाइड ओपन है। इस स्लाइड पर ऊपर एक टाइमलाइन बनी है 1758 से लेकर 1969 तक की, और उसके नीचे 5 कॉलम्स के कंपैरिजन टेबल है। टाइमलाइन और टेबल दोनों क्लियर हैं। टाइमलाइन समझते हैं। 1758 में लिनियस ने 2 जगत दिए, 1866 में हैकल ने 3 जगत दिए और 1969 में व्हिटेकर ने 5 जगत दिए। जी। टेबल दिखाती है कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक एक कोशिकीय है, कवक मृतजीवी है, पादप उत्पादक है और जंतु सर्वव्यापी है। मैम, एक डाउट, विटेकर ने 5 जगत किस साल में दिए थे? टाइमलाइन से देखो, व्हिटेकर ने 5 जगत 1969 में दिए थे। 1969, गॉट इट। मैम, इस आखिरी एग्जाम टिप बॉक्स में क्या राज छुपा है? इसका राज ये है कि एसएससी या ईएसआई एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स जनकों के नाम, उनकी पुस्तकों और वर्गीकरण के वर्षों से ही आते हैं। इस मास्टर टेबल को बिल्कुल रट लेना चाहिए। इसे तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लूंगा। एमसीक्यूज आखिरी वाले पढ़ता हूं। Q1, विटेकर द्वारा जोड़े गए 2 नए जगत कौन से हैं? आंसर है बी, मोनेरा और कवक। राइट। Q2, हिस्टोरिया एनिमलियम के लेखक कौन है? आंसर है सी, अरस्तु। सारे क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए। थैंक यू मैम। अगर हम इसको समराइज करें